नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंड अप में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल हिंसा और पलायन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और बंगाल सरकार को जारी किया नोटिस। राष्ट्रीय महिला आयोग और एनएचआरसी को पार्टी बनाने की मिली मंजूरी। वादी ने एसआईटी जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट और मुआवजे की उठाई है मांग। 26 जनवरी किसान मार्च मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दखल देने से किया इनकार। कहा सुप्रीम कोर्ट कर रहा है मामले की सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में बरी व्यक्ति को गूगल सर्च से हटाने का दिया निर्देश। निजता के अधिकार के संदर्भ में दिया गया अंतरिम संरक्षण। पटना हाईकोर्ट ने कहा अवकाश पीठ के न्यायाधीश जमानत आवेदनों के अलावा मेरिट के आधार पर किसी मामले का फैसला और निपटान नहीं कर सकते। जज सिर्फ रोक निषेधाज्ञा के संबंध में अंतरिम आदेश पारित कर सकते हैं। India Legal presents Courts Roundup. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के बाद करीब 1 लाख लोगों के पलायन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी का जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई जून के दूसरे सप्ताह में होगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील पिंकी आनंद की मांग पर राष्ट्रीय महिला आयोग और एनएचआरसी को पार्टी बनाने की मंजूरी दी है। इसके अलावा SC/ST कमीशन को भी पार्टी बनाने की मंजूरी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को जवाब दाखिल करने को 2 हफ्ते का समय दिया है। याचिका में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ तथा कथित राज्य प्रायोजित हिंसा को समाप्त करने, मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसआईटी का गठन करने के निर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की वजह से राज्य के लोगों के कथित पलायन को रोकने के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र और पश्चिम बंगाल से जवाब मांगा है। इस याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा के कारण राज्य से लोगों का कथित पलायन रोकने के लिए निर्देश दिया जाए और इसकी जाँच के लिए विशेष जाँच दल का गठन किया जाए और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। न्यायमूर्ति विनीत शरण और न्यायमूर्ति BR गवई की अवकाश पीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग को इस मामले में पक्षकार बनाने का भी निर्देश दिया। अगली सुनवाई 7 जून को होगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने कहा कि पीड़ितों और हिंसा के कारण आंतरिक रूप से विस्थापित हुए व्यक्तियों के लिए आवश्यक राहत का पता लगाने के लिए इन आयोगों को प्रतिवादी बनाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर इस जनहित याचिका में दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद होने वाली हिंसा के कारण राज्य के लोगों का सामूहिक पलायन और आंतरिक विस्थापन हुआ है। पुलिस और राज्य प्रायोजित गुंडे आपस में मिले हुए हैं। यही वजह है कि पुलिस मामलों की जांच नहीं कर रही है और उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है जो जान का खतरा महसूस कर रहे हैं। याचिका में दावा किया गया है कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण 18 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जान चली गई। याचिका में कहा गया कि इस डर और भय की वजह से लोग विस्थापित या पलायन करने को मजबूर है। वे पश्चिम बंगाल के भीतर और बाहर आश्रय गृहों या शिविरों में रहने के लिए मजबूर है। याचिका में निम्नलिखित राहत की मांग की गई है। राज्य को आंतरिक अशांति से बचाने के लिए केंद्र अनुच्छेद 355 के तहत निहित अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। राजनीतिक हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन हो। पलायन के मामले और कारणों का आकलन करने के लिए केंद्र को एक जांच आयोग गठित करने का निर्देश दिया जाए। पीड़ितों के लिए राहत और मुआवजे की व्यवस्था की जाए। पश्चिम बंगाल राज्य में कानून व्यवस्था की बहाली के लिए सशस्त्र बलों सहित केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया जाए। मामलों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना हो। ये याचिका सामाजिक कार्यकर्ता और पीड़ित परिवारों की तरफ से दाखिल की गई है।
कोर्ट ने AHRC, NCW, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड्स राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को भी नोटिस जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में बुधवार यानी कि 26 मई को नए कृषि कानून के खिलाफ पंजाब के किसानों द्वारा आयोजित मार्च पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने कहा है कि किसान से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट देख रहा है और हाईकोर्ट इससे जुड़े मामलों को नहीं देखेगा, इसमें दखल नहीं देगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है तो हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। इस याचिका में कहा गया था कि किसान आंदोलन की वजह से सड़क जाम होगी और जिससे ऑक्सीजन सप्लाई बाधित हो सकती है। जस्टिस विपिन सांघी और जसमीत सिंह की बेंच ने कहा कि ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे हम देख रहे हैं। बेंच ने कहा कि हम यहाँ पर किसानों के आंदोलन से निपटने के लिए नहीं है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोरोना संक्रमण के संभावित तीसरी लहर की तैयारियों की निगरानी को लेकर हो रही सुनवाई के दौरान बेंच के समक्ष 26 मई को किसानों द्वारा दिल्ली में आयोजित होने वाले विरोध मार्च का उल्लेख करते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसके बाद बेंच ने उपरोक्त टिप्पणी की। 26 मई को केंद्र सरकार द्वारा पारित नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो रहे हैं और इसके मद्देनजर भारतीय किसान संघ ने किसानों से राजधानी तक मार्च निकालने का आह्वान किया है। वकील धनंजय ग्रोवर ने बेंच के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि 26 मई को 6 महीने को पूरे होने पर किसान राजधानी में विरोध मार्च निकालेंगे। साथ ही कहा कि फसल का मौसम खत्म होने से काफी संख्या में इसमें किसान भाग भी ले सकते हैं। वकील ने कहा कि किसानों के विरोध मार्च के चलते कई बाधाएं भी हो सकती है और उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रमुख होगी। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार और लोगों के सूचना के अधिकार और न्यायिक रिकॉर्ड में पारदर्शिता बनाए रखने के सवाल से जुड़े एक मामले में कानून को NDPS मामले में बरी किए गए अमेरिकी नागरिक से जुड़े फैसलों को गूगल, याहू आदि सर्च इंजन से हटाने और ब्लॉक करने का निर्देश देकर भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि ये स्वीकार किया जाता है कि मामले में याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया। याचिकाकर्ता अपने सामाजिक जीवन और करियर की संभावनाओं के कारण अपूर्णीय पूर्वाग्रह के कारण याचिकाकर्ता को इस मामले में निर्णय के माध्यम से बरी कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया इस न्यायालय की राय है कि कानूनी मुद्दे इस न्यायालय द्वारा लंबित है, इसीलिए याचिकाकर्ता कुछ अंतरिम संरक्षण पाने का हकदार है। दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपील पर 29 जनवरी 2013 के फैसले में याचिकाकर्ता के बरी होने के फैसले को बरकरार रखा। याचिकाकर्ता ने संयुक्त राज्य अमेरिका वापस जाने के बाद कानून का अध्ययन किया, जिसमें उसने पाया कि उसे इस तथ्य के कारण भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय गूगल सर्च पर उपलब्ध है, जिससे नियुक्ति करने वाला उसे नौकरी पर रखने से पहले ही उसके आचरण को लेकर सवाल खड़े कर देता है। याचिकाकर्ता का ये मामला है कि उसके एक एक अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड होने के बावजूद ये उक्त निर्णय की ऑनलाइन उपलब्धता के कारण अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप कोई रोजगार प्रदान और प्राप्त कर रहा है। हालांकि निर्णय को अन्य प्लेटफॉर्म से नहीं हटाया गया और इसके बाद याचिकाकर्ता ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के निजता के अधिकार के तहत सभी प्रतिवादी प्लेटफॉर्म से उक्त निर्णय को हटाने के निर्देश की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमन्ना के समय पर हस्तक्षेप से सरकार, सीबीआई और न्यायपालिका तीनों ही एक बड़े विवाद में फंसने से बच गए हैं। मुख्य न्यायाधीश के दखल के बाद ही सीबीआई निदेशक पद की दौड़ से 2 ऐसे अधिकारी बाहर हो गए हैं। अगर उनमें से किसी एक की भी नियुक्ति हो जाती है तो ये मामला गंभीर कानूनी विवाद में वैसे ही उलझ सकता था जैसे कि यूपीए सरकार के दौरान सीवीसी पद पर केरल कैडर के आईएएस अधिकारी पीजे थॉमस की नियुक्ति का मामला कानूनी और अदालती विवाद में फंस गया
क्या था और आखिरकार थॉमस को हटाना पड़ा था। इसी कड़ी में सोमवार को शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिति की बैठक बुलाई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमन्ना, लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल हुए। इस बैठक में डीओपीटी द्वारा भेजे गए देश के 16 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों पर विचार शुरू हुआ। अधीर रंजन चौधरी ने जहां बैठक में भेजे गए नामों की चयन प्रक्रिया पर अपना विरोध जताया, वहीं न्यायमूर्ति रमन्ना ने 6 महीने के नियम को लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया, जिसके अंतर्गत देश के सभी पुलिस संगठनों के प्रमुख के पद की नियुक्ति में जिस अधिकारी की सेवानिवृत्ति की अवधि 6 महीने या उससे कम होगी, उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। सीबीआई भी इस श्रेणी में है और इस आधार पर बीएसएफ निदेशक राकेश अस्थाना और एनआईए निदेशक वाईसी मोदी का नाम भी आगे हैं। इस पर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों की सेवानिवृत्ति में 6 महीने से भी कम समय बचा है। इसके बाद अस्थाना और मोदी के नामों को पैनल से बाहर कर दिया गया और 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को अंतिम पैनल इनका बनाया गया, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल, एसएसबी के निदेशक के.आर. चंद्रा और गृह मंत्रालय के विशेष सचिव वीएसके कुमोदी शामिल है। ब्लैक फंगस से पीड़ित कमजोर वर्ग के लोगों का इलाज महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कर दिया जा रहा है। ये जानकारी महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद बेंच को दी है, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि इस जानकारी को प्रसारित करें, जिससे कि सरकार की योजना प्रभावित लोगों तक पहुंच सके और वे लाभान्वित हो सके। ब्लैक फंगस का इलाज महाराष्ट्र सरकार अब पात्र लाभार्थियों के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कर रहा है। जस्टिस रविंद्र घुगे और जस्टिस बीयू देवद्वार की खंडपीठ को एमिकस क्यूरी ने सोमवार को महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना में बीमारियों की सूची में म्यूकोरमाइकोसिस को शामिल करने के राज्य के फैसले के बारे में बताया। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि वो निजी अस्पतालों द्वारा गरीब और अशिक्षित लोगों से इलाज के लिए वसूले जा रहे अधिक कीमत पर रोक लगाने के लिए म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस डिजीज के लिए अपनी मुफ्त इलाज नीति को प्रचारित करें। कोर्ट को राज्य के वकील ने गैर सरकारी अस्पतालों द्वारा इलाज के लिए अधिक कीमत वसूलने पर रोक लगाने के लिए म्यूकोरमाइकोसिस के उपचार शुल्क को सीमित करने के निर्णय के बारे में बताया। पीठ ने तब फैसले में व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया। पीठ ने आगे कहा कि इस योजना के तहत पैनल में शामिल अस्पतालों की सूची को भी प्रचारित किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मरीज गलत अस्पताल न जाएं। इसके अलावा अस्पतालों को अस्पताल में और अपने पोर्टल पर बेड की उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित करनी चाहिए। मुख्य लोक अभियोजक ने कहा कि राज्य म्यूकोरमाइकोसिस रोगियों के इलाज के लिए आवश्यक विभिन्न दवाओं, इंजेक्शनों की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। महाराष्ट्र में लगभग 130 अस्पतालों की पहचान एंटी फंगल बीमारियों के इलाज के लिए सुविधाओं के रूप में की गई है और इलाज के लिए ये दवाएं जिला सिविल सर्जन के माध्यम से उपलब्ध होंगी। इसके अलावा 1000 और अस्पतालों को पैनल में शामिल किया जाना है और MJPJY के तहत म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज के लिए 19 मेडिकल और सर्जिकल पैकेजों की पहचान की गई है। कोर्ट से शुक्रवार को एडवोकेट RK इंगोले ने कहा है कि म्यूकोरमाइकोसिस स्काइरोकेट का इलाज महंगा है और एक लंबी प्रक्रिया है। उन्होंने ऐसे मामलों की ओर इशारा किया जहां एक मरीज को 4 से 6 सप्ताह की उपचार अवधि के लिए प्रतिदिन एंटी फंगल एम्फोटेरिसिन B के 1 या 3 इंजेक्शन की आवश्यकता हो सकती है। अदालत ने आगे कहा कि ब्लैक फंगस के उपचार के लिए आवश्यक एंटी फंगल दवाएं अस्पतालों में भर्ती मरीजों को मुफ्त प्रदान की जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट। पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक अवकाश पीठ के न्यायाधीश जमानत आवेदनों के अलावा मेरिट के आधार पर किसी मामले का फैसला और निपटान नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण की खंडपीठ ने कहा कि एक अवकाश पीठ के न्यायाधीश आपराधिक मामलों में जमानत दे सकता है और केवल ऐसे अन्य मामलों में स्थगन, निषेधाज्ञा और अन्य राहत के संबंध में अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। साथ ही दीवानी या संविधान के तहत जैसा कि वे आकस्मिक विचार कर सकता है, लेकिन जमानत आवेदनों के अलावा मेरिट के आधार पर मामले का फैसला और निपटान नहीं कर सकता है। पटना हाईकोर्ट नियम 1916 के अध्याय 2 के नियम 4 की भाषा को ध्यान में रखते हुए खंडपीठ ने कहा कि एक एकल न्यायाधीश
अवकाश पीठ के न्यायाधीश के रूप में लंबी छुट्टी में कार्य करते हुए कहा कि नोटिस या नियम जैसा भी मामला हो, किसी भी आपराधिक मामले में और ऐसे अन्य मामलों में दीवानी या संविधान के तहत जैसा कि वह आकस्मिक समझ सकता है और दो स्थगन निषेधाज्ञा, जमानत और अन्य राहतों के संबंध में अंतरिम आदेश पारित करे जैसा कि उचित समझा जा सकता है। अदालत ने कहा कि न तो याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील और न ही बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील और न ही बिहार लोक सेवा आयोग ने छुट्टी के दौरान इस आवेदन की आकस्मिक सुनवाई के लिए कोई उल्लेख किया है। इसके अलावा नियमों के अध्याय 2 के नियम 4 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कहा कि इस मामले को नहीं लिया जा सकता और वार्षिक अवकाश के दौरान निर्णय लिया जा सकता है। मामले को अब आगे की सुनवाई के लिए 21 जून 2021 को सूचीबद्ध किया गया है। शिवम शर्मा अधिवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम, आपसे जानना चाहेंगे कि अवकाश पीठ के न्यायाधीशों के जमानतों की शक्तियों पर पटना हाई कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी की, हमें तफसील से बताएं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि एक अवकाश पीठ के न्यायाधीश आपराधिक मामलों में जमानत दे सकता है और केवल ऐसे अन्य मामलों में स्थगन निषेधाज्ञा और अन्य राहत के संबंध में अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। आगे दीवानी या संविधान के तहत जैसा कि वह विचार कर सकता है, लेकिन जमानत आवेदन के अलावा मेरिट के आधार पर इस मामले का फैसला नहीं करता। देखिए, कोर्ट ने क्या कहते हैं ये भी कहा कि न तो याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील वरिष्ठ वकील और न ही बिहार राज्य में प्रतिनिधित्व करने वाले वकील, न ही बिहार लोक सेवा आयोग ने छुट्टी के दौरान इस आवेदन की आकस्मिक सुनवाई के लिए कोई उल्लेख किया। इसके अलावा नियमों के अध्याय 2 के नियम 4 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कहा कि इस निर्णय नहीं लिया जा सकता है और वार्षिक कार्य के दौरान किया जा सकता है। इसमें ये भी जोड़ना चाहते हैं कि अदालत भूतपूर्व कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति से अनभिज्ञ नहीं है और एक दी गई स्थिति में न्यायालय अपने प्रशासनिक पक्ष पर अध्याय 2 के नियम 4 के तहत सीमा को पार करने के लिए कानून के अनुसार निर्णय ले सकता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका शिवम, हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वे कमजोर वर्ग को खाद्यान्न वितरण के मुद्दे पर विचार करें और शासन की जवाबदेही सुनिश्चित करें। कोर्ट ने कहा कि अगर मौजूदा महामारी में वंचित आबादी की दुर्दशा पर ध्यान नहीं दिया जाता तो कोर्ट अपने कर्तव्य में विफल हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति में खाद्यान्न वितरण के संबंधित मुद्दे आकार में बड़े हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, जबकि चुनावों के बाद ग्राम पंचायतों ने महामारी के निस्तारण के लिए अभी तक कार्यात्मक भूमिका ग्रहण नहीं की है। कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका का वंचित नागरिकों के प्रति एक कानूनी दायित्व है, जिसके तहत संवैधानिक अदालतें संकट की स्थिति में खाद्यान्न की आपूर्ति से संबंधित राज्य के दायित्व की जांच में बाध्य हैं और ऐसे में जिसमें विफल रहने पर स्वास्थ्य के लिए खतरा अभूतपूर्व आयाम ग्रहण कर लेगा और राष्ट्र को असहाय बना सकता है। अंत में कोर्ट ने निर्देश दिया कि आदेश की प्रति मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, भारत सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाए। आदेश की एक प्रति को रजिस्ट्रार जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली को भेजने का भी निर्देश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि उचित मूल्य की दुकान के आवंटन में अन्य सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को छोड़कर स्वयं सहायता समूहों को वरीयता दी गई थी। 13 मई को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फंसे प्रवासियों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को सूखा राशन उपलब्ध कराने और सामुदायिक रसोई चलाने का निर्देश भी दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कोविड की आशंका को अग्रिम जमानत देने का वैध आधार बनाने के फैसले को चुनौती देने के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि हम अग्रिम जमानत पर फिलहाल रोक नहीं लगा रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आरोपी अगली तारीख पर कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो उसकी अग्रिम जमानत पर रोक लगा देंगे। मामले में यूपी सरकार ने कहा कि आरोपी के खिलाफ 133 मामले दर्ज हैं और सिर्फ कोरोना की आशंका के आधार पर ऐसे आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि क्या आरोपी 132 मामलों में बेल पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको 133वें मामले में मिली अग्रिम जमानत मिलने पर आपत्ति है। कोर्ट ने कहा कि हम समझ रहे हैं कि आपको कोर्ट की टिप्पणियों पर आपत्ति है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देते हुए मेरिट पर ध्यान नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मामले में जमानत के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को दूसरे न्यायालय जमानत के दौरान विचार नहीं करेंगे। अन्य कोर्ट्स मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील वी गिरी को इस मामले में कोर्ट की मदद के लिए एमिकस क्यूरी भी नियुक्त कर दिया। एलपीजी गैस वितरकों के एक पंजीकृत संघ ने हाल ही में केरल हाईकोर्ट का रुख करते हुए प्रार्थना की कि एलपीजी वितरण कर्मियों को कोविड वैक्सीन में प्राथमिकता देने के लिए पहली पंक्ति के कर्मियों की श्रेणी में शामिल किया जाए। जब सोमवार को न्यायमूर्ति एएम बदर की एकल पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की तो सरकारी वकील ने बताया कि 19 मई को जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों को कोविड-19 बीमारी के टीकाकरण में प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इसीलिए कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि याचिकाकर्ता संघ लाभार्थियों का टीकाकरण प्राप्त करने की दिशा में कदम उठा सकता है यदि वे इसके हकदार है। वहीं मामले को 8 जून 2021 को पोस्ट करने का निर्देश दिया गया था। याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने एलपीजी गैस वितरकों द्वारा एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति करने, रिफिलिंग करने, वितरण, परिवहन, लोडिंग, अनलोडिंग आदि में लगाए गए कर्मियों को वैक्सीन में प्राथमिकता देने के लिए प्रथम श्रेणी के कर्मियों में शामिल न करके गंभीर चूक की है। इनके काम की प्रकृति ऐसी है, इनको एलपीजी सिलेंडर में अंतिम उपभोक्ता के साथ ही निरंतर और निकट जाकर संपर्क करने आवश्यकता इसकी होगी और साथ ही साथ इसीलिए एलपीजी डिलीवरी बॉय का बहिष्कार मनमाना, अनुचित, अस्थिर, असंवैधानिक है और भारत के संविधान का आर्टिकल 14 का उल्लंघन भी है। डिलीवरी कर्मियों को इसमें शामिल न करना उनके जीवन और अपनी पसंद का व्यापार करने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी करता है, जिसकी गारंटी भारत के संविधान के आर्टिकल 19 और 21 के तहत उक्त कर्मचारियों को दी गई है। याचिका में कहा गया कि केरल के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय को भेजे गए आवेदन में भी यही मांग की गई थी कि डिलीवरी कर्मियों को पहली पंक्ति की श्रेणी में कर्मियों को शामिल किया जाए, परंतु उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए याचिकाकर्ता संघ हाईकोर्ट का रुख करने के लिए विवश हुआ है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.